नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ILD ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बिल्डिंग में 22 जून को कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने अब संबंधित इमारत को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल LND के अधिकारियों ने उस इमारत पर नोटिस चिपका दिया है, जिसमें बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था। नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी तरह से जवाब नहीं दिया जाता है तो इमारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि जवाब देना चाहिए और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले में सुरक्षा मानकों और भवन नियमों के उल्लेखन की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई उस दर्दनाक हादसे के बाद की जा रही है जिसने पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया है। आग लगने की घटना में कई लोगों की जान चली गई और साथ ही सवाल खड़े कर गई कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि इमारत में फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। घटना के बाद राज्य सरकार ने भी मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच के निर्देश दे दिए हैं और कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर दी है। अब LND ने नोटिस भी चिपका दिया है। कार्रवाई की प्रशासनिक सख्ती और इशारा कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि भवन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सभी की नजर 15 दिन की समय सीमा और बिल्डिंग मालिक की ओर है और साथ ही देखना जाएगा कि आखिर बिल्डिंग मालिक क्या कुछ करता है। इसी के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। और देखिए, लखनऊ की स्थिति है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे हैं, तो वैसे में बुलडोजर कार्रवाई यानी पीला पंजा सरकार का आवश्यक चलता हुआ जरूर लखनऊ में दिखेगा और इनके खिलाफ देखिए बुलडोजर कार्रवाई होती भी कुछ दिनों में जरूर दिखेगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि TMC सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 2.29 लाख करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी मुद्दे पर नियंत्रित एवं महालेखक परीक्षण CAG की लंबित रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाने की संभावना जताई जा रही है। ये पूरा मामला वर्ष 2011 से 2020 के बीच के सरकारी खर्च और उसके दस्तावेजीकरण से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस अवधि में विभिन्न विभागों को दिए गए सरकारी फंड के उपयोग प्रमाण पत्र समय पर नहीं भेजे गए, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सरकार धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी अनुदान या फंड के खर्च के बाद संबंधित विभाग को उपयोग प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। ये प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक जरूरी कदम माना जाता है, लेकिन आरोप है कि लंबे समय तक इन प्रमाण पत्रों को पूरा नहीं किया गया, जिससे वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मुद्दे के राजनीतिक रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी और TMC के बीच टकराव बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि इतनी बड़ी राशि के उपयोग का स्पष्ट रिकॉर्ड न होना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। वही सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप लगा रहा है। सूत्रों के अनुसार अब CAG की लंबित ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य की वित्तीय प्रक्रिया होगी और फंड उपयोग को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। ये मामला केवल आधारिक रूप नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन आरोपों और रिपोर्ट में बनाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लिया गया है तो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय पारदर्शिता पर व्यापक चर्चा शुरू हो सकती है। हालांकि अंतिम जो निष्पक्ष होगा वो CAG की रिपोर्ट और आधारिक जांच के बाद होगा। फिलहाल इस पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूरी तरह से हलचल बना दी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा अधिक गर्माता नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो इस बार भी विपक्ष वापस से पूरी तरह से घेरे में आ गया है। TMC सरकार घेरे में आ गई है। TMC सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर धांधलीबाजी हुई है तो कहां हुई है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। TMC के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बैनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
अदालत ने उनकी उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी विदेश यात्रा से जुड़े याचिका पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील की थी। अब इस मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत ही होगी। और आपको बताएं, अभिषेक बनर्जी ने अदालत में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की अनुमति भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना है, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई जरूरी है। लेकिन बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि इस केस में तत्काल सुनवाई का कोई विशेष आधार नहीं बनता, इसलिए इसे नियमित क्रम में सुना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उसकी प्रमुख याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने चिकित्सा कारणों से विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है। इसका मतलब ये है कि अदालत अब इस मामले पर सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार करेगी और सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लेगी। ये मामला जस्टिस आपको बताया सौगात के एकल पीठ के समक्ष आया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी याचिका में फास्ट ट्रैक सुनवाई तभी हो सकती है जब उसके लिए पर्याप्त और ठोस कारण मौजूद हो, जो इस मामले में नहीं पाए गए हैं। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे हैं। हाल ही के समय में उनका नाम एक अलग कानूनी जांच से भी जुड़ा जा रहा है। ये मामला देखिए, विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित कुछ पदों पर नियमित से संबंधित प्रस्ताव में कथित गड़बड़ी और कुछ विधायकों के साइन में अनियमितता, जो भी देखिए धांधलीबाजी की आरोप जो है अभिषेक बनर्जी पर लगाए हैं, और साथ ही कुछ फेक साइन के भी मामले अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए हैं। इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की अपराध जांच यानी सीआईडी कर रही है। पहले भी जांच के दौरान अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की जा रही है। अदालत ने एक अन्य आदेश के बाद उन्हें 2 बार सीआईडी के सामने पेश करना पड़ा था। फिलहाल देखिए, हाईकोर्ट के ताजा मामले के बाद उनकी विदेश यात्रा संबंधित अनुमति पर निर्णय अब समय से लिया जाएगा। ये मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और अंतिम फैसला अदालत द्वारा सभी तथ्यों की जांच के बाद ही लिया जाएगा। कुल मिलाकर इस फैसले को अभिषेक बनर्जी के लिए कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। हालांकि उनकी चिकित्सा संबंधित याचिका अभी विचाराधीन बनी हुई है और देखा जाएगा कि देखिए आगे कलकत्ता हाई कोर्ट क्या कुछ रुख लेता है, कब उनको अनुमति मिलती है कि वो विदेश जाकर अपना इलाज करा पाए। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अब सख्ती के मोड में आ गया है। इसी कड़ी में नोएडा प्रशासन ने सेक्टर 104 में एक अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। फायर विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए ओम एजुकेशन नामक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। जांच में पाया गया है कि यह सेंटर बिना आवश्यक अनुमति के संचालित हो रहा था और यहां सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी की जा रही है। प्रशासन ने इसके बाद जिले भर के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 22 समेत कई इलाकों में भी कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर आगे की सख्त कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने से रोका जा सके। आइए आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता प्रिया राणा की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में हुए अग्निकांड ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। सवाल और जवाबदेही यही बन जाती है कि आखिर उन 15 बच्चों की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या वो प्रशासन या फिर वो निचले स्तर के अधिकारी जो जमीनी स्तर पर रहकर अपनी आंखों को बंद करते हुए नजर आते हैं? इसी पर जायजा लेने के लिए TV7 की भारत की टीम जो है नोएडा में पहुंची है, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ना जाने ऐसे कितने सैकड़ों जो कोचिंग सेंटर हैं वो संचालित हैं। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं नोएडा की ही। आप तस्वीरों में देखेंगे तो कोचिंग सेंटर में हम प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहली बार जब आप प्रवेश करेंगे तो सिर्फ मात्र एक सीढ़ी आपको यहाँ पर नजर आएगी। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नजर आएंगी, बड़े बड़े कोर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब हम अपने बच्चों को इन बड़े बड़े कोर्स के लिए भेज रहे हैं तो क्या वो बच्चे सुरक्षित हैं? देखिए, ये कोचिंग सेंटर है, एंट्री इसका गेट है। आप अंदाजा लगाइए, बहुत छोटी छोटी इनकी सीढ़ियां हैं। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। BA, BSc, MC, हर तरीके के कोर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री के बाद वो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं कोचिंग सेंटर में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे कोचिंग सेंटर में जो लखनऊ वाली वारदात आपने देखी, बेहद ही दर्दनाक है। आपके यहाँ किस तरीके के इंतजाम है और बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन? मैम देखिए, जिन बच्चों ने अपना जीवन खो दिया है उनके लिए तो हमारा
मुझे लगता है ये फिर से अमन है जो इस चीज़ को रिकवरी कर ही नहीं जा सकती। लेकिन इस चीज़ में ये है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए हर सेंटर को, हर इंस्टीट्यूट को, हर कोचिंग को अपने पर्याप्त बिल्कुल सारे के सारे इंतजाम रखने चाहिए। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि वहाँ पर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल डोर्स लग रहे हैं उनको सबसे पहले बंद करें, क्योंकि ये है अगर वहाँ कोई भी सिचुएशन आती है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, सबसे पहले डोर्स क्लोज हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। उसी की वजह से ये सारे के सारे हादसे होते हैं। मैनुअल अगर आप सारे के सारे डोर रखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। उसमें ये है कि बच्चा अपना अप डाउन भी कर सकता है, आने जाने के लिए सॉल्यूशन रहता है और अपने पुख्ता इंतजाम को उनको पहले से ही सेंटर्स में, कोचिंग में, जिम में, इस तरह के जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट के हो, चाहे वो कोचिंग के हो, चाहे वो जिम के हो या एक्सेट्रा कोई भी हो, उनमें सभी में इस तरह के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। वहीं पर एग्जिट भी अलग होना चाहिए, एंट्रेंस भी अलग होना चाहिए। 2-3 एंट्रेंस हो, एग्जिट हो, तो उसमें ये है कि बच्चे इजीली आना जाना कर सकते हैं। तो जितना गैदरिंग कम हो एक टाइम में वो हो जाएगा। आपके कोचिंग सेंटर में किस तरीके के विभाग हैं? भगवान ना करे कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कौन से एंट्री एग्जिट गेट है या फिर कौन सी वेंटिलेशन की वो विंडो है जहाँ पर थोड़ा बचाव किया जा सकता है? मैम देखिए, पहले तो हमारा सबसे पहले एंट्रेंस और एग्जिट है। दूसरा इमरजेंसी गेट हमारे जस्ट आप पीछे भी देख सकते हैं, जो हम ज्यादातर क्लोज रखते हैं। इमरजेंसी में इसको कोई लॉक नहीं है, बच्चे सिर्फ इसकी कुंडी ओपन करेंगे तुरंत ये ओपन होके वो डाउन में चले जाएंगे। इन केस कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारी स्टेयर जो है वो सीधा छत पे ओपन होती है। ठीक है, बैक साइड में हमारे पास एक वो इमरजेंसी के लिए अगर यहाँ पर कोई भी सिचुएशन होती है सेंटर में तो आप फ्रंट में आ सकते हैं या बैक से भी एग्जिट कर सकते हैं। फायर के हमारे पास का इंतजाम है। यहाँ पर भी हमारे पास सिलेंडर है, बैक साइड में भी सिलेंडर रखे हुए हैं। हमारे जो ऊपर सेंटर है उनमें भी हमारे पास अलग अलग लोकेशन में 2-3 जगहों पर ही सिलेंडर रखे गए हैं। वो भी अपडेटेड है, ये नहीं कि हम उनको रिफिल आज करा लिया 10 साल तक चल रहे हैं, नहीं। वो हमने देखिएगा आप टाइम टू टाइम उनकी आप डिलीवरी डेट और उनकी फिलिंग डेट भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कोचिंग सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पढ़ाने वाले यहाँ पर टीचर्स का कहना है कि एग्जिट गेट जो है वो आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं कुंडी यहाँ पर लगी हुई है, बच्चे हैं जो यहाँ पर लगातार पढ़ते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरीके की वो तस्वीर थी लखनऊ की जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। साथ ही देखिए आप जब इस कोचिंग सेंटर के बाहर की तरफ यहाँ पर निकलेंगे एक अलग गेट आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ने के लिए नहीं आए हैं और क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जरूर कोई डर भी होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि जो टीचर बता रहे हैं कि एग्जिट गेट है, तो देखिए वेंटिलेशन के लिए विंडो तो बनाई गई है, ये विंडो लेकिन बंद है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है उन अफसर अधिकारियों की कि ये जो विंडो बनाई गई है इसे खोला जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में ऐसी स्थिति ना बने कि बच्चे बाहर ही नहीं कर पाए। क्योंकि हमने देखा कि कितना कोचिंग सेंटर में बेहद अंदर हमें आना पड़ता है। साथ में टीचर का कहना है कि मैनुअल गेट अगर हो तो शायद वो बचाव हो सकता है। फिलहाल में गेट होते हैं जिसकी वजह से हो जाती है कि खुलने वाली स्थिति नहीं रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सभी नोएडा में भी कोचिंग सेंटर प्रशासन के द्वारा, फायर विभाग के द्वारा देखिए कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है जहाँ पर एनओसी नहीं थी, पर्याप्त सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं प्रशासन उन पर कब कार्रवाई करेगा। लेकिन यहाँ की जब हमने स्थिति देखी तो यहाँ पर आपको एंट्री गेट नजर आएगा, एग्जिट गेट नजर आ रहा है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर कार्रवाई की जरूरत है जहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे। देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या कुछ कड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा, TV7 भारत। आपने सुना जिस तरह से प्रिया राणा ने एक नोएडा में कोचिंग सेंटर को आपको दिखाया, तो देखिए वहाँ पे एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अगर यहाँ पे आपातकालीन की स्थिति हो जाती है तो आप बच सके। तो ऐसे में प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखे। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता स्थित तरताला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और तुरंत
ही बचाव कार्य शुरू कर लिया गया है। पारिवारिक देखिए जानकारी के अनुसार कुछ लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव दल मौके पर लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री इंद्रनील खान ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता फिलहाल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण कार्य कथित तौर पर नियमों के विपरीत था और इसकी जांच की जाएगी। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम ने इलाके को घेर लिया है और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। बचाव दल मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों की मदद ले रहे हैं ताकि फंसे हुए लोगों को जल्द बाहर निकाला जा सके। आपको बताएं, जांच में ये भी सामने आया है कि जिस स्थान पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां सुरक्षा मानकों और निर्माण नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि है वो भी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार शेड गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का इलाका कुछ देर के लिए दहल गया। कई लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में मदद की कोशिश की, लेकिन भारी मलबे के कारण शुरुआती बचाव में दिक्कत सामने आई। फिलहाल देखिए प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। आइए आपको सुनाते हैं वहां मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है। अभी एक ही प्रायोरिटी है, रिकवरी कितना हो सके अंदर से जो लोग ट्रैप्ड है, जो लोग फंस गए हैं, और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर कितने लोग फंसे हैं। और पूरा इधर कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, फायर और सब जितना भी टीम से डिजास्टर रिस्पांस का सब मिलके, आर्मी सब मिलके एक साथ मिलके, और जितना एक ही प्रायोरिटी है कि अभी जितने लोग हैं सबको रिकवर करना। दिस द ओनली प्रायोरिटी, only priority is recovery of the injured, of those who have been trapped. एक ही प्रायोरिटी है। अभी कोई बाइट देने का टाइम नहीं है, बाइट देने का टाइम है। अभी एक ही प्रायोरिटी है, लोगों को रिकवर करना। कितने लोग तो अंदर अभी रिकवरी होने दीजिए, उसके बाद सब इलीगल, ये टीएमसी का सालों से ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन लगा के रखे बाग, उसका तो हिसाब बाद में होगा। अभी एक ही प्रायोरिटी है कि रिकवरी करना है। अभी रिकवरी पे फोकस रखिए। अभी सब जितने हो सके हम लोग सबको, हम एसएसकेएम हॉस्पिटल में ट्रॉमा केयर सेंटर में, इधर मेडिकल टीम भी है और एसएसकेएम ट्रॉमा केयर में ले जा रहा है सबको। वो लोग बाकी वहाँ क्या हो रहा है उसके बाद में वो तो होगा ही, मगर अभी मेन प्रायोरिटी है कि रिकवरी ऑफ द दोज हु हैव बीन ट्रैप्ड। कुल मिलाकर तरादाला का यह हादसा एक बार फिर निर्माण सुरक्षा नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बड़ी खबर हमने आपको बताई है, पश्चिम बंगाल में देखिए निर्माण साइट गिर गया है, वहां पे लोग मौजूद हैं और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कितने लोग अंदर है अभी नहीं पता है, कितने लोग घायल हुए हैं अभी नहीं पता है। सारी चीजें जांच के बाद सामने आएंगी। प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। क्या कुछ अपडेट आएगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।